बिस्मिल्लाह वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का जो साइंस का टॉपिक है वो तकरीबन हम बार बार पढ़ चुके हैं, सिर्फ समझिए एक किस्म की रिवीजन ही करनी है। तो आज हमने जो पढ़ना है वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, ऊपर हेडिंग तो है लेकिन नीचे कुछ भी नहीं, क्योंकि जो बात हम करने वाले हैं वो पहले भी हम कर चुके हैं। अब वाटसन और क्रिक ने ये मॉडल पेश किया था तो उन्होंने क्या कहा कि जो डीएनए है वो 2 स्ट्रैंड पर क्या है वो मुश्तमिल है। उससे पहले हम अगर बात करें तो डीएनए एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। अच्छा, मैक्रो का मतलब क्या होगा? माइक्रो नहीं कह रहा मैं, मैक्रो कह रहा हूँ। मैक्रो, MACRO, मैक्रो। मैक्रो का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल। ठीक है। दूसरा ये पॉलीमर है। पॉलीमर हम उसे कहते हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ों को मिला के एक बड़ी चीज़ बनती है। तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ क्या है? यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ है उसका नाम है न्यूक्लियोटाइड्स। क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स ये तकरीबन थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो हैं 4 तरह के। किस तरह के हैं? 4 तरह के, जो आपको यहाँ पर इंग्लिश में नजर आ रहे हैं। ठीक है। एक हमारे पास क्या होगा? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, जिसको हमने जाहिर किया है किससे? लेटर ए से। यहां पे आप देख लें, ये ए, ये ए, ये ए, ए, ये क्या है? एडेनिन न्यूक्लियोटाइड को जाहिर कर रहे हैं। इसके बाद इसके आगे हमने लिखा है टी, लिखा है जो थायमिन है, थायमिन न्यूक्लियोटाइड। जो थायमिन न्यूक्लियोटाइड है इसको हम किससे जाहिर कर रहे हैं? इसको हम टी से जाहिर कर रहे हैं। ये देखें, ये टी आपको नजर आ रहा है, ये टी नजर आ रहा है, ये टी, ये है थायमिन न्यूक्लियोटाइड। इसके बाद जो आपको जी है ये है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। तो ये आ गया जी, गुआनिन, गुआनिन, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड, ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड। अब कौन सा रह गया जी? सी रह गया। सी जो हमारे पास है वो है साइटोसिन। साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। इसको हम किससे जाहिर करेंगे? सी से जाहिर करेंगे। तो 8th क्लास तक आपने सिर्फ नाम याद रखने और इनका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे 9th क्लास के अंदर। ठीक है, और फर्स्ट ईयर में। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। थायमिन न्यूक्लियोटाइड टी से, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड जी से, और साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड किससे करेंगे? सी से जाहिर करेंगे। न्यूक्लियोटाइड जो है ना ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है फास्फेट ग्रुप, उसके साथ लगी होती है जनाब शुगर, और ये जो हमने नाम रखे हैं ये असल में नाइट्रोजिनस बेस हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस की बिना पर हमने इसके नाम रखे हैं न्यूक्लियोटाइड के। अगर ए लिखा होगा तो ये कौन सा नाइट्रोजिनस बेस होगा? ये एडेनिन नाइट्रोजिनस बेस होगा। अगर यहाँ ए लगा हुआ तो इसमें ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। और अगर यहाँ पे थायमिन लगा हुआ तो थायमिन न्यूक्लियोटाइड है। अगर यहाँ पे गुआनिन न्यूक्लियोटाइड जो है नाइट्रोजिनस बेस लगा हुआ तो ये गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है। और अगर यहाँ पे साइटोसिन लगा हुआ है तो ये पूरे का पूरा न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, वो कहलाएगा साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड। अच्छा जी, अब क्या है जी? ये न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये बना रहे हैं 2 स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड आपको ये नजर आ रहा है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। अब इसके अंदर क्या है कि ये आपस में 2 स्ट्रैंड आपस में क्या है? लिंक हैं थ्रू किसकी वजह से? ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, ये एडेनिन थायमिन के साथ है। ये स्पेसिफिक है कि हमेशा एडेनिन ने थायमिन से मिलना है और गुआनिन ने साइटोसिन से मिलना है। ठीक है, आप इसको अगर याद रखना चाहें तो आसानी से रख लें। एट और जीसी याद कर लें। हमेशा एटी और जीसी के दरमियान में क्या होगा? ये हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब क्या है कि ये 2 स्ट्रैंड आपस में कनेक्ट हैं किसके ज़रिए से? नाइट्रोजिनस बेस, यानी एडेनिन थायमिन, गुआनिन साइटोसिन, गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन। इस तरह हर एक की तरतीब क्या होगी? अलग-अलग होगी।
क्योंकि ये असल में कोड्स हैं। आगे आप पढ़ेंगे ट्रिपलेट कोड्स हैं ये, जो आगे क्या बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम के पास जाएगा और राइबोसोम उसको नकल करके क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड को साथ जोड़ता जाएगा और प्रोटीन बन जाएगी। अब ये जो 2 स्ट्रैंड हैं, डबल स्ट्रैंड है, अब ये डबल स्ट्रैंड क्या है, ये आपस में क्या हुए हैं, कॉइल हुए हैं ऐसे करके, ठीक है। अब हमने ये कॉइल शेप में ये बना दिया, ये वाला, ये आपकी बुक में ये फिगर बनी हुई, ठीक है। अब ये जो हमारे पास होगा ये किस तरह कॉइल होंगे कि जो होगा ना, यानी कि इसकी बैकबोन जो है वो बनी हुई है किसकी, भला फास्फेट और शुगर की बनी होगी, और जिसके बेस हैं उसके जरिए क्या होंगे, लिंक होंगे। इसकी मिसाल इस तरह है जैसे गोल सीढ़ी होना ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे जो गोल सीढ़ी आपने कहीं देखी हो जैसे ऐसे ऊपर जाती है, ठीक है। उसके जो स्टेयर्स हैं, यानी कि उसके जो आपके लिए रेलिंग है, वो रेलिंग आप समझ लें कि ये वाली चीज़, और जो स्टेप्स हैं जिसके ऊपर आप ऐसे रख के जाएंगे तो वो ये दरमियान वाले जहाँ से ये आपस में क्या है, लिंक है एडेनिन थायमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये जो लिंकेज होगा वो स्टेयर्स होंगे, ठीक है। तो अब गोल स्टेयर्स होगी उस तरह की आप एग्जाम्पल समझ लें कि ये ऐसे गोल है, जैसे दोनों गोल ऐसे करके जाएंगे और फिर ऐसे मुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्ट्रैंड है ये ऐसे आपस में क्या होंगे, ये लिंक होंगे। तो वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल पेश किया इसके अंदर आपने सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। वो क्या है कि इसके कितने स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं। कौन कौन सा, एक स्ट्रैंड ये, एक स्ट्रैंड क्या है ये, अगर आप ये क्या कहते हैं उसे क्वाइल्ड है तो ये एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो 2 स्ट्रैंड आपस में, 2 स्ट्रैंड हैं इसके, और दोनों स्ट्रैंड आपस में लिंक हैं किसके ज़रिए से भला, ये न्यूक्लियोटाइड के नाइट्रोजनस बेस के ज़रिए से। और इसकी जो शेप बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, वो स्टेयर वाली बनेगी, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं। कौन सी सीढ़ियाँ, गोल सीढ़ियाँ, ठीक है। बस इतना ही आपने इसके अंदर याद करना है। पहली बात आपने क्या याद करनी है कि जो डीएनए है किसका बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड्स का। कितने न्यूक्लियोटाइड, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पता नहीं कितने हज़ारों। अब न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, वो 4 हैं, बस आपने इतने याद करना है 8 तक। कौन कौन सा है, एडेनिन जिसे हम ए से ब्लेंड करेंगे, थायमिन टी से, गुआनिन जी से, और साइटोसिन क्या होगा, सी से। फिर क्या बात आपने याद करनी है कि इसके कितने स्ट्रैंड हैं, इसके 2 स्ट्रैंड हैं, ठीक है। और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में लिंक हैं किसके जरिए से, नाइट्रोजनस बेस के जरिए से। और जब ये कॉइल होता है, रैप होता है अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के, तो ये क्या बन जाता है, जैसे कि गोल सीढ़ी है वैसे इसकी क्या बन जाती है, वो शेप बन जाती है। अब आ जाते हैं ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर की तरफ। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर का मतलब क्या है कि एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो करैक्टर हैं वो कैसे जाएंगे। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो है ना ये ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर, इसके अंदर हमारे पास एक होगा मेल और एक क्या होगा, फीमेल। अब जो मेल है, जो पेरेंट हम कह लें, ये हमारा आ गया जी पेरेंट। इसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो कितने होंगे, 46। इसके अंदर भी क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, क्योंकि पेयर है। अब ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे गैमीट। क्या बनाएंगे, ये गैमीट्स बनाएंगे। अब गैमीट्स कैसे बनते हैं ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, मियोसिस के दौरान बनते हैं, ठीक है। और गैमीट मियोसिस के दौरान अगर बनते हैं तो इसका मतलब यह है इसके अंदर डिवीजन क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, रिडक्शन डिवीजन होगी। रिडक्शन डिवीजन की वजह से अब जो गैमीट बनेगा, यानी मेल का जो गैमीट बनेगा उसके अंदर अब क्रोमोसोम की दाद क्या रह जाएगी, हाफ हो जाएगी, 23। तो जो फीमेल का गैमीट बनेगा उसके अंदर भी क्रोमोसोम की दाद क्या रह जाएगी, वो 23 होगी, हाफ होगी। तो अब इसके सारे करैक्टर जो मेल के करैक्टर थे वो किसके अंदर चले गए, वो चले गए इसके गैमीट के अंदर। तो मेल का जो गैमीट होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो स्पर्म कहलाएगा, जबकि फीमेल का जो गैमीट होगा उसे हम क्या कहेंगे, एग कहेंगे। अब फीमेल के जितने करैक्टर हैं वो किस में चले गए, वो ये हैप्लॉइड जो हमारे पास गैमीट है इसके अंदर चले जाएंगे। और इसके करैक्टर कहाँ चले गए, इसके करैक्टर चले गए इसके स्पर्म के अंदर, इसके गैमीट के अंदर। अब गैमीट के अंदर ट्रांसफ़र हो गए हैं क्या भला, इनके करैक्टर्स। अब क्या होगा कि ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, स्पर्म और एग, अब इस स्पर्म के पास भी कितने थे, 23 क्रोमोसोम थे।
इसके बाद भी कितने थे, 23 क्रोमोसोम थे। जब दोनों मिलेंगे तो अब जो बनेगा हमारे पास सेल, उसने अपनी जो तादाद है वो फिर दोबारा पूरी कर ली। कितनी थी, 46। अब 23 एग में हो गए, स्पर्म में 23 आ गए, तो अब इसके पास दोबारा कितने हो गए, 46 हो गए। अब इस 46 के अंदर 23 आए हैं किसकी तरफ से, इसकी माँ की तरफ से, और 23 क्रोमोसोम आए हैं कहाँ से, इसके बाप की तरफ से, फादर की तरफ से। जो मेल होगा वो फादर होगा, जो फीमेल होगी जो वो मदर होगी। अब तादाद दोबारा क्या हो गई, वो पूरी होगी। लेकिन करैक्टर मेल के और फीमेल के किसके अंदर आ गए, इस सेल के अंदर आ गए। इस सेल को हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। इस सेल को हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। और एक एमसीक्यू भी बन सकता है कि फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, क्या बोला मैंने, फर्स्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, अगली नस्ल का पहला सेल जो होगा ना वो क्या होगा, वो जाइगोट कहलाएगा। ये अब नेक्स्ट जनरेशन है। अब इस जाइगोट के अंदर क्या होगी, ये माइटोसिस तकसीम होगी, ठीक है। और इससे जो है ना आगे फेटस बनेगा, फेटस से फिर जो है ना ये हम कहेंगे बेबी बन जाएगा, और बेबी में माइटोसिस तकसीम होकर ये क्या बन जाएगा, ये दोबारा फिर अडल्ट बन जाएगा। तो अब इस अडल्ट के अंदर या इस जानदार के अंदर जितनी भी खसूसियात आई हैं वो कहाँ से ट्रांसफ़र हुई हैं, वो अपने माँ बाप से ट्रांसफ़र हुई। अब ये खसूसियत किसके ऊपर थी, ये थी इसके ऊपर, क्रोमोसोम या डीएनए के ऊपर। अब वो पहले क्या होगा कि 23 क्रोमोसोम चले जाएंगे किसके पास, भला गैमिट के पास। फीमेल के भी 23 क्रोमोसोम जो है किसके पास चले जाएंगे, वो एग के पास, जो एग इसका क्या होगा, गैमिट होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि गैमिट जो होते हैं इनके पास क्रोमोसोम की दाद आधी होती है, यानी हैप्लॉइड। फिर ये दोनों आपस में क्या करते हैं, यूनाइट होते हैं, यानी कि एग और स्पर्म, और इससे बनेगा क्या हो, जाइगोट। जब जाइगोट बनता है दोबारा फिर जितनी उनके माँ और बाप के अंदर क्रोमोसोम की दाद थी वो दोबारा फिर क्या हो गई, वो पूरी हो जाएगी। तमाम जानदारों के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, तमाम जानदारों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्रोमोसोम की दाद क्या होगी, कुछ और होगी। जैसे मंकी की अगर एग्जाम्पल लें तो 48 अगर होंगे मेल के अंदर, तो अब बताएं उसके अंदर जो है ना गैमेट में कितने होंगे, तो आप बताएं 48 का हाफ करें कितना होगा, 24। बिल्कुल ठीक है। तो उसके क्रोमोसोम होंगे स्पर्म के अंदर 24, और फीमेल जो मंकी होगी उसके अंदर उसके एग के अंदर कितने होंगे, 24 होंगे। फिर जब दोनों यूनाइट होंगे 24 प्लस 24 कितने हो जाएंगे, 48, दोबारा 48 आ गए। तो इस तरह तमाम जानदारों के लिए यही मेथड इस्तेमाल होगा। और इस तरह से जो हमारे पास करैक्टर हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो कहाँ चले गए, वो अगली नस्ल में चले गए, ठीक है। तो अब क्या हुआ है जी कि जो करैक्टर थे मेल के और फीमेल के, ये दोनों किस में यूनाइट हो जाएंगे, जाइगोट में। तो इसका इन दोनों के करैक्टर जो है ना वो किसके अंदर आगे, जाइगोट के अंदर आगे। जाइगोट आगे माइटोसिस बना के क्या बनाएगा, बेबी, और उसके बाद ये क्या बनेगा, अडल्ट। और इस अडल्ट के अंदर तमाम करैक्टर मौजूद होंगे, अपने बाप वाले भी, अपनी माँ वाले भी। अब अगली बात आप आगे पढ़ेंगे कि जो करैक्टर जाहिर हो जाएंगे उसे हम डोमिनेंट कहेंगे, और जाहिर नहीं हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, वो रिसेसिव करैक्टर कहलाते हैं। थैंक्स, ये था आज का लेक्चर। अब बुक से भी इसे लाजमी रीड कीजिएगा।